हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप और आप देख रहे हैं एसपीजी गांव से शहर तक। आइए हम दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। सर, आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो एनडीए में खींचतान मची हुई है। भले ही मीडिया जो है वो दिखा रहा हो कि सब कुछ ठीक है, सब चंगा है, लेकिन दूसरी ओर जो कांग्रेस की बैठक चल रही है, जो कांग्रेस की मीटिंग चल रही है, इससे क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया अलायंस के अंदर दो तरह के विचार थे। एक विचार ये था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तुरंत अपने साथ मिला लिया जाए और उसके बाद जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई जाए। दूसरे गुट ने ये कन्विंस किया, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू के और नीतीश कुमार के जो विचार हैं वो बीजेपी से बिल्कुल विरुद्ध हैं। तो अगर अभी एनडीए का साथ छोड़ेंगे ये लोग तो एक मैसेज चला जाएगा, बीजेपी ये कह पाएगी कि देखिए साहब, इन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, प्री पोल अलायंस था, इन्होंने हमें धोखा दे दिया, एक नैरेटिव चल जाएगा। लेकिन ये कहा गया कि 2-3 महीने के लिए इनको सरकार बनाने दीजिए। जैसे चंद्रबाबू नायडू का घोषणा पत्र में है कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे, वो जो इमाम हैं वहां के उनको 10,000 रुपए महीना देंगे, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इमाम हैं उनको सरकारी नौकरी के हिसाब से पेमेंट कराएंगे, 5,000 रुपए महीना जो इनके इबादत गृह होते हैं उनके मेंटेनेंस के लिए देंगे, 1 लाख रुपए अलग से एड देंगे। ये चंद्रबाबू नायडू के बेटे अभी भी कह रहे हैं कि हम देंगे। अब सवाल यह है कि अगर 3-4 महीने सरकार रहती है तो ये नैरेटिव जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, जिसका ही कारण हम लोग बीजेपी का और एनडीए का विरोध करते हैं। बाकी हमारा विरोध का क्या कारण है? विरोध का कारण यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव आप चला रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई होने वाला है और जहर जो है देश की जनता के कंठ तक उतर गया है। तो अगर चंद्रबाबू नायडू वो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों को देंगे, बीजेपी कहती है कि हम, मोदी जी कहते हैं हम जब तक जीऊंगा तब तक मैं मुसलमानों को धर्म के आधार पर, तो ये जो क्रैक्स है इनको जनता के सामने उभरने दीजिए। अच्छा, कंगना रनौत का जो मसला हुआ है निधि, उससे आज के तारीख में जो पूरी किसान कौम है वो इनके अगेंस्ट हो गई है। अब बिना बात कंगना रनौत अगर थप्पड़ लग गया था, मुझे नहीं पता थप्पड़ लगा कि नहीं लगा, अगर नहीं लगा तो बिना बात दुष्प्रचार करने की आवश्यकता नहीं थी, और मान लीजिए लग भी गया तो उन्होंने तो मोदी जी की नैया डुबा दी पहले ही दिन। अब पूरा का पूरा जो किसान आंदोलन जिसके बारे में लोग भूल गए थे, अब वो पूरा माँ के अनाचार और माँ का अपमान और बहन का अपमान और किसानों के अपमान में जाके टिक गया है। अब वो लड़की जो सीआईएसएफ के कांस्टेबल है, आप जानती हैं कि कल वो अगर पंजाब से या दिल्ली से इलेक्शन लड़ जाएगी, वो 5 लाख वोट से जीतेगी, क्योंकि आज वो हीरोइन बन गई है। बिल्कुल पूरी देश की जनता उसको प्रणाम कर रही है। आप सोशल मीडिया के अंदर देखिए, 90% लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। तो बीजेपी ने तो आते आते कंगना रनौत जैसी एक अभिनेत्री को मंडी से चुनाव जिता के लिए अपने लिए आफत मोल ले लिए, और वो कह रही है कि मुझे थप्पड़ पड़ा तो ये पंजाब के अंदर जो है उग्रवाद फैल रहा है। अरे, पंजाबियों को उग्रवादी कहने की आपको क्या आवश्यकता है? अरे, थप्पड़ तो ये बड़ी बेलेबल ऑफेंस है। थप्पड़ तो मतलब मारना नहीं चाहिए, थप्पड़ मारना कोई अच्छी बात नहीं है। ज्यादा जोर का थप्पड़ मिले तो कोई वृद्ध आदमी और औरत जो है मर भी सकती है, बच्चा मर भी सकता है। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत बड़ा 307 का मुकदमा थोड़ी है। ये तो 5 मिनट के अंदर इसके अंदर बेल हो जाएगी एक छोटे थप्पड़ में। अच्छा, वो पर्दे के अंदर जहां ये फ्रिस्किंग हो रही थी, वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंगना ने क्या कहा, सीआईएसएफ की लड़की ने क्या कहा, इन्होंने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी पे क्या बदतमीजी की, उन्होंने क्यों थप्पड़ मारा, जांच हो जाने दीजिए। अभी से कंगना रनौत जो है आके बाकी हल्ला करने लगी और पंजाबियों को उग्रवादी बताने लगी, ये बिल्कुल गलत बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने पैर तो जरूर छुए, लेकिन जो उन्होंने बोला उसको लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने कहा बिहार को सारी चीजें मिलने वाली हैं, अब स्पेशल स्टेटस ले लेंगे दोनों लोग। अगर ये स्पेशल स्टेटस लेंगे तो उत्तर प्रदेश वाले क्यों नहीं लेंगे, फिर मध्य प्रदेश वाले क्यों नहीं लेंगे, फिर राजस्थान वाले क्यों नहीं लेंगे? इसका मतलब यह है कि सरकार के लिए मोदी जी से जो उनके सपोर्ट करे वो अपना स्पेशल स्टेटस ले लेगा। हमारे उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, हमारे बच्चों को भी नौकरी नहीं मिल रही है, हमको भी स्पेशल स्टेटस दो। हमें सबको स्पेशल स्टेटस दे दोगे तो गुजरात को तुमने जो पिछले 10 साल में स्पेशल स्टेटस दे रखा था उसको कैसे दोगे? फिर गुजरात वाले तुमसे नाराज हो जाएंगे। तो वास्तविकता में यह तय किया गया कि 3-4 महीने तक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को मोदी जी को अपने, अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष मांग रहे हैं टीडीपी वाले, अब लोकसभा अध्यक्ष दे दीजिए उनको, उसके बाद आप टीडीपी और जेडीयू को नहीं तोड़ पाएंगे।
अच्छा, पप्पू यादव ने भी कांग्रेस का सपोर्ट कर सर, दिया है। इस बीच मैं आपको बता दूं कि खबर आ रही है और कई लोग, ये जाने माने पत्रकार है, वो ट्वीट कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है वाईएसआर कांग्रेस के 4 लोकसभा और 11 राज्यसभा सांसद जो है उनको बीजेपी अपने में शामिल कराने के लिए लगी हुई है और वो शामिल हो सकते हैं। तो जो है इसीलिए चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं। नहीं, अगर वाईएसआर कांग्रेस के 4 लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष क्या कर लेगा भाई? वो तो पूरी की पूरी पार्टी अगर मर्ज हो जाती है। देखिए, ये करेंगे, ये उत्पात करेंगे, इसीलिए टीडीपी के और जेडीयू वालों के लिए आवश्यक है कि वो निर्णय सही लें, वरना जेडीयू को ये बर्बाद कर देंगे, ये तेलुगु देशम पार्टी को बर्बाद कर देंगे। आपको वो समय याद होगा कि चंद्रबाबू नायडू रोए थे, फूट फूट कर रोए थे, क्योंकि उनके घर में उनके परिवार वालों पे रेड हुई थी। और ये मानी बात है कि ये इस प्रकार की चीजें होंगी। अब ये, लेकिन इधर अगर ये हो रहा है तो महाराष्ट्र के अंदर भी एकनाथ शिंदे के लोग, तो देखिए अगर होम मिनिस्ट्री इनके पास रह गई तो ये हो सकता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या ही कल ईडी की रेड करा दें, कल उनको अरेस्ट कर लें और अरेस्ट करने के बाद उनकी पार्टी को अपने यहां मर्ज करा लें। तो देखिए, इन पे भरोसा करने लायक ये लोग तो है नहीं। इसीलिए एक पक्ष का इंडिया अलायंस के अंदर ये था कि इनको तुरंत अपने अंतर्गत ले लीजिए और गवर्नमेंट बना लीजिए, क्योंकि, लेकिन अब एक दूसरा पक्ष है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन असली मुद्दा ये है, अगर बीजेपी सत्ता में रहेगी तो कल से रेड, अगर होम मिनिस्ट्री टीडीपी और जेडीयू के पास नहीं रही, कल से ये तोड़फोड़ शुरू कर देंगे। 36 इन्होंने इंडिया अलायंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की लिस्ट बना ली है, उनकी ईडी की रेड होने वाली है। कल उनको अरेस्ट कर लेंगे, फिर कहेंगे अरेस्ट हो गए, अब आप जो है अपना पद छोड़िए, अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़िए। तो ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये लोकतंत्र बनाम तानाशाही है। अब ये समझना होगा लोगों को, नहीं समझते हैं तो भुगते हैं। हम तो एनालिस्ट हैं, हम कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, वो जाएं, उनको पे ईडी रेड होगी, फिर वो अपनी पार्टी को गंवाएं, अकाली दल ने। अब बताइए, वो जेजेपी वाले थे हरियाणा के अंदर, हरियाणा के जेजेपी और देवीलाल जी के कंधे पे चढ़ के बीजेपी ने हरियाणा में प्रवेश किया था। आज देवीलाल की पूरी जो अपनी पुश्तैनी जमीन थी वो बीजेपी ने हड़प ली है, वहां जेजेपी का नाम ही नहीं है, वहां पे देवीलाल का नाम ही नहीं रह गया है। तो जिस पार्टी ने अकाली दल की वही स्थिति है, जिस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दिया वो खत्म हो गए। लेकिन इसके बावजूद अगर इन लोगों को अकल नहीं आती है और ये देश की भावना को नहीं समझते हैं, बर्बाद होना चाहते हैं, तो हो, हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि जिस तरह आपने कल मोदी जी को देखा कि वो एक भी बार अपनी पार्टी का नाम तक नहीं ले पाए, अपना नाम नहीं ले पाए, अपनी तारीफ उन्होंने नहीं की। जैसे वो कहते थे कि मोदी आएगा तो ये करेगा, मोदी वो करेगा, और मोदी है तो मुमकिन है, और तमाम तरह की नारेबाजी तो वो करते ही रहते हैं। कल के भाषण में बड़ा ही स्थिर भाषण, और उसमें केवल और केवल एनडीए का गुणगान, और बीजेपी का तो नाम तक उन्होंने लिया नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या 10 साल में ऐसा पहली बार ऐसा मौका आया है जब मोदी जी काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी को अगर 2-3 महीने का टाइम मिल गया, ये टीडीपी और जेडीयू को जब तोड़ लेंगे, फिर वो मोदी की गारंटी की बात करने लगेंगे। भाई ये देखिए, अब मोदी जी की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल बात बताता हूं, ये इसे आपस में कोरिलेट मत कीजिएगा। बगुला जो होता है ना, वो जो तालाब में बैठता है तो देख के लगता है कोई संत बैठा है, और जहां उसको मछली दिखती है झट से मारता है, मछली खाता है, फिर संत की तरह बैठ जाता है। तो ये केवल एक टेम्परेरी फेज है, और इस टेम्परेरी फेज में अगर नीतीश कुमार ने और तेलुगु देशम ने कोई गलती कर दी तो भुगतेंगे, पूरा देश भुगतेगा, फिर उसके बाद यही होगा। अरे जिस प्रकार से अयोध्या वासियों को लोग गालियां दे रहे हैं, जिस प्रकार से नासिक वालों को, रामेश्वरम वालों को गालियां दे रहे हैं, अरे इसका मतलब क्या है कि भगवान श्री राम के क्षेत्र के लोगों ने अगर एक दलित को इलेक्शन जिता दिया, भाई एक दलित और राजपूत की लड़ाई थी, वहां पर दोनों हिंदू थे, ऐसा तो है नहीं कि दलित जो है हिंदू नहीं होते हैं। अगर दलित को जिता दिया तो वो हिंदू विरोधी हो गए। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए किस प्रकार से अयोध्यावासियों को गालियां दी जा रही हैं, और वहां के संत महात्मा जो है वो खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को गाली क्यों दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनके बाप की हिंदुज्म है क्या? इनके धर्म जो है, हम लोग सनातनी, असली सनातनी है, हमारा इस धर्म के प्रति हम समर्पित हैं, हमारे पूर्वजों ने हिंदू धर्म के लिए इतना त्याग किया है, इतना वो किया है, तो ये हमें नीचा दिखाएंगे, हमको गाली देंगे अगर हम इनको वोट नहीं देंगे? ये होते कौन है? जी बिल्कुल।
तो सर एक तरफ तो दिल्ली में खींचतान मची हुई है और दूसरी ओर सर यूपी में कल आपने तस्वीरें देखी होंगी कि सीएम योगी बड़े ही शांति से बैठे हुए थे, ना मुस्कुराना, ना हंसना, ना बातचीत करना, और इसके बाद जो है आज उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग जो है वो लगातार कर ही रहे हैं। आज भी उन्होंने मीटिंग्स बुलाई और उस मीटिंग में जो है दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, ना तो केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और ना ही ब्रजेश पाठक पहुंचे, और बताया जा रहा है कि वो दिल्ली में है। क्या उन्हें सर ये सारे जो है निर्देश अब डायरेक्ट दिल्ली से ही मिल रहे हैं, क्योंकि हार का जो सबसे बड़ा ठीकरा है वो अब योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अगर यूपी में बीजेपी इतनी सीटों का नुकसान ना होता तो बीजेपी को इन दलों की जरूरत ना पड़ती, अपने दम पर सरकार बनाती। तो काफी जो है नाराजगी यूपी और दिल्ली की सामने आ रही है। अब क्या यही कारण है कि मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं दोनों ही डिप्टी सीएम? अच्छा, ये बात बताइए कि जो टिकट बांटे गए थे वो योगी जी ने बांटे थे क्या? भाई, जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं वो योगी जी के आदमी हैं कि अमित शाह के आदमी हैं? तेनी महाराज जो हैं वो योगी जी के आदमी हैं, अमित शाह के आदमी हैं। तो टिकट बांटेंगे नड्डा जी और अमित शाह जी और दोष देंगे आप योगी जी को। भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि गुजरात की अस्मिता जो है वो उत्तर प्रदेश की अस्मिता में भारी होती चली जा रही है। हमारे योगी जी से बहुत विरोध है। हम बुलडोजर पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है कि गरीब आदमी की झुग्गी को तो बुलडोजर से तोड़ दीजिए और अमीर आदमी पे कोई हम योगी जी के समर्थक नहीं है। लेकिन जहां तक योगी जी बनाम अमित शाह का प्रश्न है, हम योगी जी के साथ हैं। गुजरात को अभी कैसे डिक्टेट कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो, इसमें योगी जी की क्या गलती है? ये तो राजपूत समाज का फिर एक बार से अपमान हो रहा है। एक बार पहले हो चुका है, अब दोबारा अपमान हो रहा है। तो सारे टिकट बांटे अमित शाह जी ने, योगी जी से उन्होंने मशविरा नहीं किया। वो धनंजय सिंह क्योंकि योगी जी के आदमी थे उनको परेशान किया, फिर छोड़ के उनको जो है जबरदस्ती उनसे सपोर्ट कराया, इसके बाद भी चुनाव हार गए। तो इसमें अमित शाह जी की राजनीति, चाणक्य तो अमित शाह थे, योगी जी कौन से चाणक्य थे? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और आपको क्या लगता है, आपने अमित शाह की बात की है और अमित शाह जो हैं वो अब कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि उनको गृहमंत्री ना बनाया जाए और वो उस पर अड़े हुए हैं, क्योंकि सब जानते हैं चंद्रबाबू नायडू जो है वो कहते हैं तो उस पर अड़े रहते हैं। तो अब अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है कि अमित शाह को कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और अगर गृहमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया तो किसको बनाया जा सकता है? देखिए, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। अगर जेडीयू को बचना है और टीडीपी को बचना है और देश में लोकतंत्र संविधान को बचना है तो अमित शाह जी को गृहमंत्री नहीं बनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये गलती कर गए अमित शाह जी, अगर गृहमंत्री बन गए, उसके बाद उसी प्रकार का तांडव हम देखेंगे जैसा हमने पिछले 10 साल में देखा है। बीजेपी का हारने का एक मुख्य कारण ये था, जो बेईमान लोग थे वो सारे के सारे जो है बीजेपी के अंदर चले आए। अरे उन्हें डरा के आप बीजेपी में ले आए, अरे डरा के उनको कह देते निष्क्रिय हो जाते राजनीतिक रूप से, तब भी बात समझ में आती, उनको बीजेपी में ले आए। आज के तारीख में बीजेपी में जो 240 लोग जीते हैं उसमें 135 ऐसे हैं जो कि कांग्रेसी हैं। अब 135 कांग्रेसी की अगर आत्मा जाग गई और महात्मा गांधी के प्रति उनका प्रेम जाग गया और गोडसे को उन्होंने धिक्कारना शुरू कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी तो 150 सीट पे रह जाएगी। सारे कांग्रेसी इन्होंने अपने अंदर ले लिए हैं। तो प्रश्न ये उठता है, देखिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है, अगर सभापति पद टीडीपी ने छोड़ा और अमित शाह जी को गृह मंत्री बनने दिया तो फिर आप देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की कल्पना करना छोड़ दीजिएगा। जी सर। सर इस बीच मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर जिनको ढूंढा जा रहा था चुनाव के बाद लगातार, उन्होंने अब आज तक को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने साफ ऐलान भी कर दिया है और वो कह रहे हैं कि जो है अब मैं आगे से कभी भी आंकड़ों की भविष्यवाणी जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि इस बार मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। हालांकि भविष्यवाणी उनकी कर्नाटक में भी गलत साबित हुई थी जिसको लेकर वो लड़ गए थे, लेकिन अब जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब मैं कोई भी भविष्यवाणी करने लायक नहीं बचा हूं। नहीं, लायक तो किसी चीज के नहीं बचे, भविष्यवाणी करने के लायक क्या नहीं बचे। अरे प्रशांत किशोर की इतनी इज्जत हम लोग करते थे, हम समझते थे कि ये बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस बार तो उन्होंने हद कर दी है हर चीज की, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे बिहार के अंदर यात्रा करके तेजस्वी यादव को बदनाम किया है और लालू यादव के परिवार को बदनाम किया है, इस आदमी ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की है हिंदुस्तान में और बहुत बड़ा दोषी है इस बात का। तो ये भविष्य की कल्पना करना छोड़ दीजिए, वो आदमी तो केवल पैसे के लिए काम करता है, ऐसी बात कही जा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाए गए और जिस प्रकार प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने बात की है, ये केवल पैसे पे काम करते हैं।
इनका जो कर्तव्य है, इनका जो देश के प्रति, देश की गरीब जनता के प्रति, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति है, इन्होंने उसके साथ भी विश्वासघात किया है। तो वास्तविकता में ये जो था, हम लोग जानते थे कि ये पैसे लेकर बिहार के अंदर यात्रा कर रहे हैं और इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे बीजेपी जीते। ये फिर यही करेंगे, फिर भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि ये लोग केवल पैसे के लिए काम करते हैं और देश की गरीब जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। सर, और लोग जो है वो कमेंट भी कर रहे हैं और आपसे भी सवाल कर रहे हैं कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुए होते तो बीजेपी जो है 150 सीटें भी नहीं जीतती। 100% नहीं जीतती। कल एक कार्यक्रम में मैंने कहा, चुनाव आयुक्तों ने जिस प्रकार से मोदी जी को खुल के हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने दिया, जिस प्रकार की बातें की गई हैं, मंचों से बीजेपी के वीडियो प्रचलित किए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इंडिया अलायंस को हर चीज पे टोका गया है, तो वास्तविकता में चुनाव आयोग की वजह से 100 सीटें बीजेपी को मिली। और ये चुनाव आयोग बिल्कुल काले अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा हिंदुस्तान के संविधान के इतिहास में। एक टीएन शेषन का नाम जो गोल्डन वर्ड से लिखा जाता है, और इनका, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता का बार बार इन लोगों ने अपमान किया है और बार बार इन्होंने जो 1.25 करोड़ वोट जो बढ़ाए हैं और बाद में जो वोटों की संख्या बढ़ाई है, इस वजह से ये 240 सीटें मिली हैं। तो वास्तविकता यह है कि चुनाव आयोग ने तो निष्पक्षता का थोड़ा सा नाटक भी नहीं किया है और ये बिल्कुल बात पक्की है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश कुमार ने सावधानी पूर्वक अपने कदम नहीं रखे तो ये पार्टियां भी इतिहास में उसी प्रकार से विलीन हो जाएंगी जैसे देवीलाल की विरासत विलीन हो गई है और जिस प्रकार से हर पार्टी को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज के तारीख में एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को और नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को और चिराग पासवान को भी, जिनके पिता के मकान को किसी अपमानजनक रूप से खाली कराया गया था, सब लोगों को अगर देश और लोकतंत्र की और संविधान की चिंता है तो इनको इंडिया अलायंस के साथ आ जाना चाहिए और देश में एक खूबसूरत लोकतंत्र और संविधान सम्मत राज होना चाहिए। किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो किसी धर्म और जाति को बिलोंग करता है। हम 142 करोड़ लोग एक संयुक्त परिवार। बिल्कुल ठीक बात है सर। और हम कांग्रेस की ये CWC की मीटिंग की बात करें तो उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जो है वो आया है। वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और हमें हर कीमत पर विरोधी दल को परास्त करके अपनी सरकार बनानी है। लोग क्योंकि बदलाव चाहते हैं और हमें उनकी ताकत बनना है, उनकी आवाज बनना है। तो जो राज्यों के चुनाव आने वाले हैं सर, अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लोगों ने इंडिया का साथ दिया है, अगर यही मिलकर चुनाव लड़े जाएंगे तो फिर राज्यों में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। नहीं, हो गया है। और देखिए, एक सुखद संकेत मिल रहा है। मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूं वहां कांग्रेस के कैंडिडेट ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हारे, बड़े लो मार्जिन से हारे। पिछली बार 7 लाख की मार्जिन थी, इस बार 1.5 लाख की मार्जिन है। लेकिन इस बार ये पॉजिटिव स्टेप है कि उन लोगों के यहाँ कांग्रेस के जिन जिन लोगों ने समर्थन किया था उनको लेटर्स गए हैं, उनको मैसेजेस गए हैं, उनको फोन्स गए हैं। ये हम धन्यवाद आपको देना चाहते हैं, आप आइए यहाँ पे, हम आपके लिए एक ज्ञापन देंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको सम्मानित करेंगे। इस चीज की आवश्यकता है। तो ये मानी बात है कि विधानसभा में चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, हर जगह यहाँ पे होना है। आज के तारीख में देश का वो हर व्यक्ति जिसको लोकतंत्र और संविधान की चिंता है और जो इस प्रकार की तानाशाही नहीं चाहता है, उसे सजग हो जाना चाहिए, उसको दूसरे दुगने उत्साह से सामने आना चाहिए। क्योंकि अगर हिम्मत हार के बैठ गए तो देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी, देश के अंदर लोकतंत्र का हो जाना चाहिए तो हम हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए जो टास्क है वो बहुत बड़ा हो गया है। हम लोगों को अपने देश और अपने देश की अस्मिता और एकता अखंडता को बचाने के लिए दुगने जोश से अगले 6 महीने फिर जुट जाना चाहिए। जी सर, आपसे सवाल जो है वो किया गया है कि क्या शपथ ग्रहण से पहले एनडीए में खलबली मच सकती है, जिस हिसाब से बीजेपी की संसदीय मीटिंग जो है अभी तक नहीं हुई है। और पहली बार ऐसा हुआ होगा सर कि बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग अभी तक नहीं की गई है और ये जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करने के बाद भी। देखिए, अभी मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अभी कुछ नहीं होगा। अभी ये लोग मोदी जी को शपथ लेने देंगे। अगले 2-3 महीने के अंदर ये मोदी जी के सारे जितने भी नैरेटिव्स हैं उनको फेल करेंगे। रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस होगा। लेकिन इन 2-3 महीने में इन लोगों को जो ये राजनीतिक कूटनीतिक अपनी चाल चल रहे हैं, इनको ध्यान रखना पड़ेगा
ईडी सीबीआई के माध्यम से इनका दोहन होगा, इनको परेशान किया जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा और इस प्रकार से इनको दबाव डाला जाएगा कि मोदी जी का साथ दें। लेकिन इनकी रणनीति ये होगी, जो अभी तक इनकी रणनीति है, 3 महीने के अंदर हम बीजेपी का नैरेटिव खत्म कर दें हिंदू मुसलमान वाला, और इसके बाद किसानों का जो आंदोलन लग रहा है मुझे, जो कंगना रनौत ने जिसको तेजी दिला दी है, जो किसान अभी 2-3 महीने लगाते रियलाइन होने में, वो 3 दिन के अंदर रियलाइन हो गए। पंजाब हरियाणा में मीटिंग शुरू हो गई, और पिछली बार भी पंजाब हरियाणा में हारने का मुख्य कारण किसान था। वो अगर रियलाइंड होगा और दोबारा अपनी एमएसपी की मांग करेगा, तो मोदी जी एक तरफ तो अपनी पार्टी के अंदर के लोगों से घिरे हुए हैं, दूसरा जो इनके सहयोगी दल है उनसे घिरे हुए हैं, और तीसरा फ्रंट अगर किसानों ने और अग्निवीर ने खोल लिया, क्योंकि जेडीयू वाले जो है अग्निवीर योजना के पुनर्निरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो चारों तरफ से ही घिर जाएंगे। उसके बाद ये लोग वार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अभी मोदी जी टेम्परेरीली शपथ लेंगे, लेकिन ये सरकार 3 महीने की मियाद तक चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और इस बीच सर कई महत्वपूर्ण लोगों के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चुनावी नतीजों पर कहा है कि जनता जो भी बदलाव करना चाहती थी उसने बड़ी शांति से कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि जनता ने जो भी संदेश दिया है उसे लोग समझेंगे। ये किस प्रकार के बदलाव की बात की जा रही है, इस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने शालीनता से अपनी बात कह दी जो सब लोग कह रहे हैं। भाई आज की तारीख में आप देखिए, बीजेपी सपोर्टर्स के चेहरे पे खुशी नहीं है, और अब ये मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं साहब देखिए कांग्रेस 99 सीट जीती और ये टोटल मिला के 234 सीट जीते और इतना हल्ला मचा रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। अरे खुश तो इसलिए हो रहे हैं भैया कि जिस नैरेटिव पे 10 साल तुमने शासन चलाया, निरंकुशता से शासन चलाया है, अब आज के तारीख में रोज तुम्हारी निरीहता झलक रही है। और ये अगर अमित शाह गृह मंत्री नहीं बने, उसके बाद निरीहता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसको झेल नहीं पाएंगे। अब होम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? अब जेडीयू वाले को बना देंगे, टीडीपी बना देंगे, तो वैसे ही वो ईडी की रेटिंग क्या कराना शुरू कर देगा। अगर नितिन गडकरी को बना देंगे, वो भी इन्हीं क्या ईडी की रेट कराना शुरू कर देंगे, फिर रोक थोड़ी पाएंगे। हाँ, शिवराज सिंह चौहान के बारे में सुन रहे हैं कि लोग ये चाह रहे हैं, विपक्षी दल वाले भी चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है गृह मंत्री बन जाए और अमित शाह जो है बीजेपी के प्रेसिडेंट बन जाए। शिवराज सिंह चौहान कंपैरेटिवली बीजेपी में होने के बावजूद अटल जी की जो परंपरा है उसका पालन करते हैं। अगर वो गृह मंत्री बन जाए और नितिन गडकरी अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। जी सर, एक बात पूछना चाहूंगी। कल मैंने आपसे पूछा था और वीडियो भी दिखाया था किस तरह से नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने तक जो है वो चले गए, और प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हालांकि हाथ पकड़ लिया। और इसके बाद जब आज इस पर सवाल पूछा जा रहा था अभय दुबे सर से, तो वो कह रहे थे कि हमने भी ये वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि नीतीश कुमार जो है पैर नहीं छोड़े थे, बल्कि मोदी जी उनके पैरों की तरफ बढ़ गए थे, उनका हाथ पकड़ते पकड़ते। तो ये जो झुकाव है उनका नीतीश कुमार की तरफ, आखिर कितने दिनों तक मोदी जी झुक कर रह पाएंगे? क्योंकि उनकी आदत नहीं है बिल्कुल भी, और गठबंधन की सरकार चलाने की तो बिल्कुल नहीं। देखिए एक बार क्या हुआ, एक बड़ा बदमाश छात्र था क्लास के अंदर, वो बड़ा बदमाश था, टीचर उससे बच के रहते थे, लेकिन वो एक दिन टीचर जो है वो काला सूट पहन के आए, तो उस बदमाश छात्र ने क्या किया, अपने दोनों हाथ में खूब सारी चौक रगड़ ली और कहने लगा गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे को पैर छूने दीजिए। पैर छूने के बहाने उन्होंने की पूरी काली पैंट जो है गंदी कर दी। तो देखिए पैर छूना एक बहुत बड़ा नौटंकी होता है। तो मैं तो शिक्षक रहा हूं, मैं जानता हूं कुछ बड़े उत्पाती छात्र होते हैं। अब उत्पाती छात्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार उत्पाती छात्र हैं या मोदी जी उत्पाती छात्र हैं। कौन किसके पैर छू रहा है, पैर छूने के बहाने क्या कर रहा है, पैर कैसे घसीट रहा है, ये सब मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये राजनीतिक मसला है। पता नहीं किसने किसके पैर छुए, क्यों छुए, क्या मंशा थी, मुझे नहीं पता। लेकिन ये पैर छूने की, लेकिन जो नीतीश कुमार ने कहा इस घटना के बाद, जो उन्होंने कहा कि बिहार को उनके अधिकार मिलेंगे, इसका माने बिहार को वो सारी सुविधाएं दिलाएंगे, और सुविधा दिलाने के बाद किसी बहाना को बनाकर वो मोदी जी से अपना सपोर्ट विड्रॉ कर ले। जी, क्योंकि कभी जब भी वो कभी उन्होंने एनडीए में पलटी मारी है और फिर लालू यादव की तरफ पलटी मारी, और बार बार जब भी वो पलटी मारते थे तो ये बात कहते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो है और तमाम चीजों को लेकर जो उनकी बातें रही हैं वो उन्होंने कही हैं। इस बार आपको लगता है कि मोदी जी उनकी डिमांड पूरी करेंगे? अरे नहीं करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। भाई नीतीश कुमार को अपने बिहार वासियों को ये संदेश देना है कि भाई मोदी जी के साथ मैं क्यों गया, इसलिए गया कि तुम्हारी चिंता थी, मैंने तुम्हें अधिकार दिलाने थे, तुम्हें
सारी चीजें दिलानी थी। अगर वही नहीं दिला पाएंगे तो नीतीश कुमार की उपयोगिता क्या रह जाएगी। अच्छा, इंडिया अलायंस कह ही रहा है कि नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, तो बिहार की जनता कहेगी यार बिहारी लोग तो बड़े बुद्धिमान होते हैं, एक तरफ तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने का अवसर मिल रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारी कोई मांग नहीं मानी जा रही है, तब भी उधर लगे हुए पैर छू रहे हो या पैर छुआ रहे हो। तो ये बात बिहारी लोग इसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और विधानसभा चुनाव में आरजेडी स्वीप कर जाएगी अगर नीतीश कुमार ने उसके पहले कोई सही निर्णय नहीं लिया। तो मेरे को पूरा विश्वास है नीतीश कुमार बुद्धिमान आदमी है, सही निर्णय सही समय पर ले। जी, और सर आज ही खबर जो है वो निकलकर सामने आ गई, सरकार बनी नहीं कि ईडी का खेल जो है वो शुरू हो चुका है और कहा गया कि कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल मामले में ईडी को ही आदेश दिया है, आदेश जो है वो ईडी का रद्द कर दिया है और कहा है कि ईडी ने उनकी 180 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने की जो मांग की थी उसको गलत बताया है और कहा है कि ईडी की कार्रवाई गलत है और उनके 180 करोड़ के घर को लौटाया जाए। तो अब प्रफुल्ल पटेल बिल्कुल साफ हो चुके हैं, उनके 180 करोड़ के घर को लौटाने की बात की जा रही है जो है कोर्ट द्वारा, और ईडी को ही गलत ठहराया जा रहा है। नहीं तो प्रफुल्ल पटेल के लिए तो बहुत आसान है, शरद पवार के पास वापस आ सकते हैं, छगन भुजबल भी आ सकते हैं, अजीत पवार भी आ सकते हैं, अब तो सब लोग आ सकते हैं, सब क्लीन स्लेट मिल गई है, मोदी जी की कृपा से सब साफ हो गए। तो अब वो कोई दोषी तो है नहीं भाई, जब वो दोषी थे तो बीजेपी में थे, अब जब निर्दोष हैं तो अपने पेरेंट पार्टी में लौट आए, वो उद्धव ठाकरे के बाद लौट आए, वो शरद पवार के बाद लौट आए, अपना साफ सूट पहन के, अपना सफेद झकाझक सूट पहन के इंडिया गठबंधन का साथ दें और आनंद लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर आप, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा के लिए आपका।